हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टी बार रोइंग वाली एक्सरसाइज के बारे में है। इस एक्सरसाइज को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बारबेल के साथ में ऐसा लॉक करके, या फिर इसका मशीन आता है टी बार मशीन, तो उस पर हम ये रोइंग वाला मूवमेंट करते हैं। ये एक्सरसाइज लेटिसिमस डोर्सी मसल को टारगेट करता है, बैक का। जितनी भी पुलिंग एक्टिविटी होती है, चाहे आप लेट पुल डाउन पे खींच रहे हैं या सामने से पुल कर रहे हैं, डंबल के साथ में पुल कर रहे हैं, तो पुलिंग वाली रोइंग वाली मसल्स को टारगेट करने के लिए ये एक तरह का वेरिएशन है। ओके, तो ये एक्सरसाइज इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ऐसा क्यों है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप एक बार देखिए कि इसको कैसे करते हैं, कैसा फॉर्म टेक्निक रहेगा, कैसा पोस्चर रहेगा। मशीन पे ज़्यादा बेटर है ये वाला कि ऐसे बार पे प्लेट लगाने के बाद जो करते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके, इतना सा ध्यान रखिए कि ये बैक का एक्सरसाइज जो होता है पुलिंग वाला, स्ट्रक्स नहीं, लोअर बैक नहीं, जितना भी पुलिंग का मूवमेंट होता है, जो लेटिसिमस डोर्सी ये वाला जिसको विंग बोलते हैं, ये मसल को ट्रेन करने के लिए जो एक्सरसाइज होती है पुलिंग वाली, ये उसका एक वेरिएशन है। ओके, तो अगर आप बारबेल के साथ में कर रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिए अच्छी तरह से लॉक है कि नहीं, उधर से फिसलना नहीं चाहिए। जो भी वेट डाला है वहाँ पे आपको लॉक लगाना है ताकि वेट गिरे नहीं। ये मैंने नॉर्मल ऐसा वाला लॉक लिया है, लेकिन जिम में अलग अलग तरह का आपको वो होल्डिंग करने के लिए ये मिलेगा हुक। तो अभी हम ये वाला ग्रिप करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास और दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आप वो एक जेड बार ऐसा वाला आता है, तो उससे आप ये वाला ग्रिप भी पकड़ सकते हैं, ये वाला ग्रिप भी पकड़ सकते हैं, और ये वाला ग्रिप भी पकड़ सकते हैं जो रोइंग वाला आता है, सीटेड रो में जो लॉक लगता है वो फ्रेम। तो अलग अलग एंगल से भी हम रोइंग का ये वाला कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है। एक तो स्टांस, बहुत ज़्यादा वाइड स्टांस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पास में नहीं रखना है। ओके, नॉर्मल, स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रखना है। और इसमें क्या हो रहा है, जितना बॉडी को हम ऊपर रखेंगे, टॉर्सो को जितना ऊपर रखेंगे ना, उतना ही रेंज कम हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि आपका जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट इतना नीचे हो। जितना बॉडी नीचे रहेगा उतना ही ये रेंज ऑफ मोशन इसका बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव होएगा। इतना सा हमको ध्यान में रखना। तो जैसे हम इससे 4-5 रिपीटेशन मारते हैं। देखिए, ये 10 किलो का प्लेट मैंने लगाया है, आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वेट चूज कर सकते हैं। ओके, ऐसा ग्रिप पकड़ेंगे और बैक काज करके कमर सीधा करना, एकदम ऐसा पकड़ के पहले पोजीशन लेना है। ओके, अब इसको कितना दूर रखना है, कितना पास में रखना है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी, क्योंकि ज़्यादा दूर रहेगा तो और रेंज कम हो जाएगा, ज़्यादा पास में रहेगा तो ये उधर ज़्यादा लोड आएगा, इधर से उठाने में डिफिकल्ट होएगा। तो इतना एवरेज है कि जैसे आपने घुटना फोल्ड किया, अभी आपका हाथ घुटने पे रखा है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपने होल्ड किया है, थोड़ा सा घुटना बेंड किया, अभी देखो आपका हाथ जो है रेस्टेड पोजीशन में घुटने पे। ओके, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, इसको लेके इतना खड़ा नहीं होना है। कोशिश करिए जितना आप बॉडी को बेंड रख सकते हैं, घुटने को थोड़ा सा बेंड कर सकते, एकदम घुटना लॉक नहीं रखना है, ऐसी पोजीशन लेनी है। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसा या आगे पैर रख के ऐसा नहीं करना है। ओके, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ पे हमको ब्रीदिंग चेंज करना है। तो पहले श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे एंड देन फुल अप, पूरा पीछे लेना जब तक कि चेस्ट पर टच नहीं हो जाए, और पूरा नीचे। ओके, फिर छोड़ना श्वास, अगेन इनहेल, फुल अप, डाउन, देन एक्सहेल, अगेन इनहेल, फुल अप, डाउन, देन एक्सहेल। ओके, अब इसमें देखिए एक ये मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। ये वाला जो मूवमेंट होता है कभी कभी, जैसे वेट नीचे रख रहे हैं तो ये पूरा ऐसा रिलैक्स कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये इसको बॉडी को जो ना रिट्रैक्ट पोजीशन में रखना है, ऐसा वाला। तो जैसे आपने वेट को उठाया और एक बार ऐसा किया ना, अब ये नीचे नहीं जाना चाहिए। जब तक पूरा सेट खत्म नहीं हो जाता तब तक नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, पहली चीज़ तो ये ग्रिप जो है ना, एकदम टाइट ग्रिप पकड़ना, चाहे आप लाइट वेट ले रहे हैं चाहे हेवी वेट ले रहे हैं, आपको टाइट ग्रिप पकड़ना है। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक को ना न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। ओके, इस तरह से ऐसे सामने झांकते रहिए। अगर आपको सामने ऐसे देखेंगे तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा। जैसे ही नेक आपका एक्सटेंड होएगा, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाता है। तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, ये जो पुल कर रहे हैं ना, पूरा पीछे आना चाहिए,
जब तक ये प्लेट टच नहीं हो जाता है तब तक आपको पूरा पीछे खींचना है और एकदम से नीचे कोलैप्स नहीं करना है, थोड़ा कंट्रोल के साथ में नीचे करना है, एल्बो पूरा खोलना है लेकिन कंट्रोल के साथ में, और ये रेट ट्रैक जो है ना ये पोजीशन न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये होता है बारबेल के ऊपर प्लेट डाल के। ओके, और इसके अलावा एक मशीन भी आता है जिम में जिसमें सेम मैकेनिज्म होता है, सिर्फ वो ऐसा पोजीशन लेते हैं मशीन के ऊपर सपोर्ट लेके और उसको पकड़ के फिर हम उसमें भी प्लेट डालते हैं और ऐसा पुल करते हैं। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है अगर हम मशीन वाले से कंपेयर करेंगे तो। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम मशीन पर करते हैं तो हमारा पूरा ही बॉडी सपोर्टेड रहता है, पैड मशीन का जो बेंच का पैड रहता है उस पर पूरा चेस्ट सपोर्टेड रहता है। फिर जब हम उस पर लेट के उसको खींचते हैं तो हमारा चेस्ट दब जाता है, यहाँ से ये पूरा दबता है, और जब ये प्रेशर के साथ दबता है क्योंकि एक तो बॉडी इसको दबा रहा, बॉडी का वेट, ऊपर से जब हम वेट को पकड़ के इधर खींचते हैं तो और दबता है, तो इसे क्या ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी ये वाला जो है ना फ्री है, टॉर्सो फ्री है, तो कोर मसल को भी चैलेंज मिल रहा है, लोअर बैक को भी चैलेंज मिल रहा है। ये अनसपोर्टेड एक्सरसाइज है, ओके, और कंपाउंड मूवमेंट अनसपोर्टेड, तो ज़्यादा इफेक्टिव है पूरी ऑल ओवर बॉडी की जितने भी स्टेबल होने वाले स्टेबिलाइजिंग मसल्स जो है ना उनके ऊपर भी लोड आ रहा, तो उनको भी ट्रेनिंग मिल रहा। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है किससे? मशीन से। अगर आप सेम एक्सरसाइज मशीन पे कर रहे हैं तो बेटर है कि आप मशीन की बजाय फ्री वेट करिए। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, जितने भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर वो कंपाउंड मूवमेंट है, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो हमेशा आप क्या करेंगे? फ्री वेट प्रीफर करेंगे। और अगर सिंगल जॉइंट काम कर रहा है, जहाँ पे भी सिंगल जॉइंट काम करता है इसका मतलब वो जो मूवमेंट है वो सर्कुलर मूवमेंट है, वो ऐसे गोल गोल घूमने वाला है। और कभी भी सर्कुलर मूवमेंट जो रहेगा ना वो ग्रेविटी की लाइन में 100% 90 डिग्री ऐसा नहीं जाएगा अप डाउन स्ट्रेट, तो पूरा मसल पे कंटिन्यूस टेंशन नहीं आएगा, मसल में उतना ब्रेक डाउन नहीं होगा, फुल रेंज ऑफ मोशन में। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप ये ऐसा एक्सरसाइज करें जहाँ सिंगल जॉइंट है, एक जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो आपको क्या करना है? मशीन पे करना है। एक जॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट हो रहा है तो आपको फ्री वेट करना है। ओके, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्सरसाइज जो है बैक के लिए करते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक दो रेंज ऑफ मोशन कम है। यही सेम एक्सरसाइज जिस मसल को हम टारगेट कर रहे हैं, लेटिसिमस डोर्सी को, इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसमें क्या है? उसमें कंपाउंड मूवमेंट में आपका लेट पुल डाउन मशीन जो आता है उसमें लेट पुल डाउन से कर सकते हैं, ये ग्रिप और ये वाला ग्रिप कर सकते हैं। और अगर आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है तो उससे भी बेस्ट ऑप्शन है आप पुलअप्स करिए, चिनअप्स करिए, ये ग्रिप में जो भी ग्रिप आपको कन्वीनियंट लगता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बैक बाइसेप अगर आप कर रहे हैं एडवांस लेवल पर, बैक के दिन आप पुलिंग वाला एक्सरसाइज करें, तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है वो है पुलअप्स, ये वाले ग्रिप में। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आप ग्रिप चेंज करिए, क्योंकि जब आप ग्रिप ऐसा पकड़ते हैं तो बाइसेप्स डोमिनेंटली काम करता है। ऐसा करते हैं तो बाइसेप की बजाय फोर आर्म ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो फोर आर्म ज़्यादा इन्वॉल्व होएगा तो क्या होएगा? उतना असिस्ट नहीं कर पाएगा। ये बड़ा मसल में तो ताकत होता है, लेकिन क्या असिस्टिंग मसल जो होता है ये भी सपोर्ट करना चाहिए। ये अगर प्रॉपर असिस्ट नहीं करेगा तो ये इसके पहले ये थक जाएगा। इसलिए हम कभी कभी पुलअप्स करते हैं, ये ग्रिप में नहीं जाता है लेकिन ये ग्रिप में पुलअप्स जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाइसेप्स डोमिनेंटली काम करता है। जैसे ऐसे घूमेगा मैकेनिज्म चेंज हो गया, अभी बाइसेप्स की बजाय फोर आर्म ज़्यादा काम कर रहा तो डिफिकल्ट हो गया। स्ट्रेंथ, ये मसल का स्ट्रेंथ बराबर है लेकिन ये मैकेनिज्म, ये जैसे ग्रिप चेंज हो इसकी वजह से हम कभी कभी पुलअप्स नहीं कर पाते। तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या है? पुलिंग मूवमेंट में पुलअप्स। अगर ये ग्रिप नहीं हो रहा तो ये ग्रिप करेंगे, पुलअप्स हो ही नहीं रहा तो बेस्ट ऑप्शन है फिर सेकंड वाला लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन में पहले ये ट्राई कीजिए, अच्छा इसका स्ट्रेंथ बढ़ाइए, फिर इसके साथ में एक वेरिएशन ये ले सकते हैं। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन जो आता है वो बेंट ओवर रो, वो डंबल के साथ में सेम ऐसा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा? सर्कुलर घूम रहा है, ऐसा राउंड राउंड घूम रहा। तो ये सर्कुलर मूवमेंट में क्या हो रहा? टोटल रेंज में से थोड़ा सा नीचे का थोड़ा सा ऊपर का काट दीजिए। जब तक ये ग्रेविटी की लाइन में जा रहा है तब तक मसल पे टेंशन आ रहा, मतलब फुल रेंज में से 50-60% रेंज ही है जो वो ग्रेविटी की लाइन में आ रहा है, वर्टिकल एकदम। बाकी का ऐसा सर्कुलर हो रहा है तो उसमें आपको इतना लोड नहीं आएगा, तो मसल में इतना ब्रेक डाउन नहीं होएगा। तो एक तरह से ये इतना इफेक्टिव नहीं है। सेम मूवमेंट आप लेट पुल डाउन की ये इसकी बजाय आप ये बेंट ओवर करेंगे, डंबल से करेंगे तो और ज़्यादा बेटर है बारबेल की बजाय।
तो 3 एक्सरसाइज जो है मेन होता है। फिर उसके बाद में बहुत सारा होता है, ये वाला रोइंग होता है, अपना सीटेड रो होता है, 1 आर्म रो होता है, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन होता है, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो ये 2-3 एक्सरसाइज अगर आपने कर लिया तो आपका बैक का अच्छे से आप ट्रेन कर सकते हैं हेवी वेट के साथ में, हाई इंटेंसिटीज। ओके, तो ये हो गया बैक का कि बैक में आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है। लेकिन अगर आप कभी कभार ये एक्सरसाइज चूज करें, किसी भी रीजन से आपको वेरिएशन चाहिए, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, मशीन की बजाय आपको यहाँ पे करना है। ओके, अब आप समझ कि ये क्यों इतना इफेक्टिव नहीं है, उसका मैंने रीजन बताया आपको कि इसका जो मैकेनिज्म है वो सर्कुलर मूवमेंट की वजह से इतना टेंशन नहीं आता है। दूसरा, रेंज ऑफ मोशन इनमें और कम हो जाता है। अगर आप लेट पुल डाउन कर रहे हैं या पुलअप्स कर रहे हैं, तो अभी उसमें क्या हो रहा है, देखो मेरा हाथ है यहाँ से यहाँ और यहाँ, मतलब 180 डिग्री, मैं किसी चीज़ को 180 डिग्री खींच रहा हूँ, तो मेरा जो हाथ 180 डिग्री घूम रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री की रेंज, यानी ज़्यादा रेंज तो ज़्यादा मसल में ब्रेक डाउन हो रहा। तो हमेशा जब भी आप देखिए, यहाँ से हम किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं तो 180 डिग्री रेंज हो रहा है, यहाँ से पुल करे तो सिर्फ 90 डिग्री। देखो ये मेरा हाथ ऐसे है, ये पुल किया, ये 90 डिग्री पुल किया मैंने, यहाँ से 180 डिग्री पुल किया। तो जो भी आप पुलिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ कर रहे हैं, इसका मतलब 90 डिग्री की बजाय 180 डिग्री हो रहा, ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा। इसलिए आपको पहला जो प्रेफरेंस होएगा पुलिंग वाली एक्सरसाइज में, वो क्या होगा, पुलअप्स या फिर लेट पुल डाउन। फिर उसके बाद में अगर आपको दूसरा वाला करना है तो बेंट ओवर करेंगे। इसीलिए भी ये एक्सरसाइज इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसके 2-3 रीजन हैं। पहला रीजन है कि सर्कुलर मूवमेंट है, दूसरा है कि रेंज ऑफ मोशन कम है, तीसरा है कन्वीनियंट नहीं है। क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, देखो कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो अगर समझो मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ तो मेरे को पीछे से सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर मेरे को ऊपर से सपोर्ट मिलेगा तो मेरा पैर मैं उड़ जाएगा ऊपर हवा में। आपको मालूम है पानी में हम तेज़ नहीं भाग सकते हैं, रेत के ऊपर तेज़ से नहीं भाग सकते हैं, मतलब फ्लोर के कंपैरिजन। अगर आप ज़मीन पे भाग रहे हैं नॉर्मल ग्राउंड पे और रेत पे भाग रहे हैं या पानी में भाग रहे हैं तो डिफरेंस है। तो उसमें क्या बियॉन्ड फोर्स काम करता है। जब आप फोर्स लगाते हैं, टोटल फोर्स का थोड़ा सा वो पीछे चला जाता है, क्योंकि वो डायरेक्शन मैच नहीं करता। अगर समझो मैं किसी चीज़ को इधर तक का मार रहा हूँ और पीछे मेरे को सपोर्ट मिल रहा है तो मैं ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मैं खुद पीछे चला जाऊँगा। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे खींच रहा हूँ तो मेरे पैर जो है ना, मेरे पैर को सपोर्ट मिल रहा है ज़मीन से, लेकिन मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो अभी देखो ये एंगल कैसा हो रहा, ये ऐसा एंगल हो रहा है। जब मैं इसको उठा के ऐसे करने लगता हूँ तो मेरा डायरेक्शन ऐसा हो रहा, तो मेरा पैर ऐसा, मतलब ये जो वेट है मेरे को इस साइड में खींच रहा है। अगर यही वेट मेरे को इस साइड में ऐसे खींच रहा होता तो मैं फोर्स लगा सकता था, क्योंकि मैं इसके ऑपोजिट में अपने आप को रोक पाऊंगा। लेकिन ऐसे एंगल पे ज़्यादा मैं अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता। तो ये भी एक रीज़न है कि प्रॉपर आपको जो है इसमें वो बैलेंस करने को और रेजिस्टेंस के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए भी ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो आज हमने क्या सीखा, टी बार एक्सरसाइज के बारे में, इसका फॉर्म टेक्निक कैसा होता है, ये एक्सरसाइज किस मसल ग्रुप में आता है, कौन से मसल को टारगेट करता है, और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, भी आप समझ गए सारी स्टोरी। ओके, तो जब भी आप बैक बाइसेप कर रहे हैं एडवांस लेवल पे तो इसको स्किप करिए और बाकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसको करिए। क्योंकि बैक में 3 मेन मसल ग्रुप होता है, एक आपका ट्रेपेजियस वाला, इसमें आप ये वाला करिए, दूसरा पुलिंग वाला, तीसरा लोअर बैक वाला। ये 3, तो तीनों के लिए आपको क्या करना, 2-3 वेरिएशन करना है। ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, पुलिंग वाले इतने वेरिएशंस लेते हैं बैक वाले दिन, जब बैक बाइसेप कर रहे हैं तो क्या जितने टाइप की पुलिंग की एक्सरसाइज होती है सब कर लेते हैं। तो अगर हम सारे वेरिएशंस लेंगे, जैसे अब समझो आपने लेट पुल डाउन लिया, पुलअप्स भी ले लिया, सीटेड रो भी ले लिया, बेंट ओवर लिया, 1 आर्म रो लिया, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन लिया, मतलब अगर आपने 10 वेरिएशन लिए और एक का 3-3 सेट भी मारा तो 30 एक्सरसाइज हो गया इसका, राइट। अगर आप 30 एक्सरसाइज पुलिंग का करेंगे तो बाद में आपका 50-60-70% एनर्जी तो इधर ही ड्रेन हो गया, अब बचा सिर्फ 30% एनर्जी। उसके बाद फिर आप चाहे श्रक्स कर रहे हैं या लोअर बैक कर रहे हैं तो उसके लिए कितना हिस्से में आएगा, इसलिए बॉडी जो है ना इतना एस्थेटिक नहीं दिखता। अगर आप चाहते कि आपको बॉडी नेचुरली डेवलप हो, एकदम सब बैलेंस में दिखे, कोई एक मसल साइड में निकल रहा है और दूसरा मसल डेवलप नहीं है, उसका रीज़न ये होता है कि हम
जो एनर्जी और एक्सरसाइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। किसी एक एक्सरसाइज, एक मसल ग्रुप को जो स्टार्टिंग में आ रहा है हिस्से में, उसको हम 60-70% एनर्जी के साथ अच्छा सा दबा के बहुत सारे वेरिएशंस लेके वो ट्रेन करते हैं। फिर जब एनर्जी खत्म हो जाता है फिर दूसरा वेरिएशन, फिर दूसरे मसल को करते हैं, इसलिए वो जो लास्ट में करते हैं वो वाला मसल वीक हो जाता है, वैसा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बैक का वर्कआउट करें तो आपको पता होना चाहिए कि सारी पुलिंग के जो 10 वेरिएशन लिए ना, वो ज़रूरी नहीं वो सारी बैक की एक्सरसाइज है, वो सिर्फ एक मसल ग्रुप की सारे वेरिएशंस हैं। ओके, इसलिए कभी भी आपको पुलिंग के इतने सारे वेरिएशंस नहीं लेने हैं। 2 या 3 जो भी इंपॉर्टेंट है वो ले लीजिए। फिर उसके बाद में हमको मसल ग्रुप स्विच करना है, क्योंकि 2 मसल ग्रुप और भी है जिनको भी उतना ही ट्रेन करना। तो आपका 30-35% एनर्जी जो है अगर पुलिंग में हो गया तो फिर आपको एक्सरसाइज स्विच करना, वो क्या रहेगा, सेकंड वाला स्ट्रक्स। तो आप स्ट्रक्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, या तो आप डंबल से करेंगे या तो बारबेल से करेंगे। अगर जिम में बहुत ज़्यादा हेवी वेट वाले डंबल हैं तो डंबल से करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डंबल्स, उसका अलग फ़ायदा है। लेकिन डंबल नहीं है तो फिर एक बारबेल ही बचा है, तो बारबेल से हम हेवी ट्रेन कर सकते हैं। तो आप 2-4 सेट अगर स्ट्रक्स का मार रहे हैं तो उसमें थोड़ा एनर्जी जाएगा। फिर उसके बाद में आपका आता है लोअर बैक वगैरह, वो डिपेंड करता है आप शेड्यूल कैसा बना रहे हैं। तो इस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी इक्वली। तो आपको ज़्यादा पुलिंग वाली एक्सरसाइज बहुत सारे वेरिएशंस में नहीं करनी है, 2-3 वेरिएशंस ही आपको लेने हैं। तो ये हमारा था आज का जो टॉपिक टी बार रो के बारे में। इसको आप मशीन पे कैसे करते हैं और इस पे कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया है। एकदम इजी एक्सरसाइज है, लेकिन मशीन पे और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि चेस्ट जो है ना वो दबता है, कंप्रेस होता है वो सीट की वजह से, और ऊपर से अपने वेट लेके पुल कर रहे हैं। ओके, तो वो तो करना ही नहीं है। ये कभी कभार आपने किया तो कैसे करना है वो आपने आज सीख लिया है। ओके गाइज, तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।